हम लोग असली आवाज़ में एक श्रृंखला चलाते रहे हैं, किताबें और बातें। विभिन्न घटनाक्रमों के कारण किताबें और बातें पर हम लोग बहुत दिनों से चर्चा नहीं कर पाए। आज किताबें और बातें में बात करेंगे, लेकिन आज एक किताब पर बात नहीं होगी, 2 किताबों पर बात करेंगे। आइए चर्चा करते हैं। नमस्कार साथियों, महात्मा गांधी की हत्या का मुकदमा जब नाथूराम गोडसे पे चलाया गया तो उस समय जो बयान दिया नाथूराम गोडसे ने, उसको एक पुस्तक के आकार में प्रकाशित किया गया और इसी पर प्रदीप दलवी ने एक नाटक भी लिख दिया, मी नाथूराम गोडसे बोलतोय। इस नाटक के मंचन के विरोध में मुंबई, दिल्ली में हंगामा हुआ, पूरे देश में हंगामा हुआ, लेकिन नाथूराम गोडसे की बातों को जन जन तक पहुंचाने की एक श्रृंखला चल रही है। बहुत सारे लोग नाथूराम गोडसे को अपना आदर्श मानते हैं। नाथूराम गोडसे की इस किताब में जो बातें कही गई हैं उसमें बहुत सारी बातें झूठ हैं। स्वाभाविक है, जो अपराधी होता है वो अपने अपराध को छिपाने के लिए या अपने अपराध को सही साबित करने के लिए झूठ का सहारा लेता है। महात्मा गांधी के सहयोगी और जाने माने गांधीवादी चुन्नीलाल वैद्य ने एक किताब लिखी, नाथूराम गोडसे की इस किताब के तथ्यों को लेकर, वास्तविकता क्या है ये बताने के लिए। असैसिनेशन ऑफ गांधी, फैक्ट्स वर्सेस फॉल्सहुड। महात्मा गांधी की हत्या के पीछे सच्चाई क्या है और झूठ क्या है। साथियों, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को नेहरू जी ने अपने मंत्रिमंडल में हिंदू महासभा से होने के बावजूद स्थान दिया था, लेकिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बाद में मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया, लेकिन वे हिंदू महासभा में नहीं लौटे, क्योंकि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी समझते थे कि किसी भी राजनीतिक दल के लिए मुसलमानों और देश के अन्य धर्म के मानने वालों को शामिल न करना भारत की तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों में संभव नहीं था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भी कहा था कि कांग्रेस में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व है, लेकिन ये और ज़्यादा होना चाहिए। ये बिल्कुल स्पष्ट है कि मुसलमानों को साथ लेने के प्रयास देश हित में थे और इसको सिर्फ गांधी जी ही नहीं मानते थे, इसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी मानते थे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को भी इसे स्वीकार करना पड़ा था। राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण जैसे नेताओं की यह मान्यता थी। कम्युनिस्ट भी मुसलमानों को अलग लेकर चलने के पक्ष में कभी नहीं रहे, अर्थात पूरे देश में इस मामले में आम सहमति थी। जो अपने आप को हिंदूवादी कहते थे वो भी इस दिशा में काम कर रहे थे। ऐसी स्थिति में नाथूराम गोडसे द्वारा गांधी पर तुष्टीकरण या पक्षपात पूर्ण रुख का आरोप लगाना पूरी तरह से झूठ है। ये तथ्य साबित करते हैं कि गांधी पर यह आरोप झूठा है। वे कहते हैं कि गांधी ने मुसलमानों को खुश करने के लिए काम किया और इसीलिए विभाजन हुआ, लेकिन सच से यह कोसों दूर है। गांधी के दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के बहुत पहले मुसलमानों को देश की मुख्य धारा में लाने के प्रयास लगातार चलते रहे हैं। 1857 की आज़ादी की लड़ाई अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में लड़ी गई। उसमें रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे सारे लोग शामिल थे। और 1857 की लड़ाई की 50वीं वर्षगांठ के दौरान इंग्लैंड में आयोजित एक कार्यक्रम में 1907 में सावरकर ने भारत में मुसलमानों को इंद्रधनुष के अनेक रंगों में से एक रंग बताया था। 1916 में लखनऊ समझौते के द्वारा मुसलमानों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में अधिक प्रतिनिधित्व दिया गया था। गांधी जी तो आ चुके थे, लेकिन देश के सार्वजनिक जीवन में उनकी कोई बड़ी भूमिका नहीं थी। लखनऊ वार्ता में कौन शामिल थे? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट और मोहम्मद अली जिन्ना। भाजपा के मुखपत्र बीजेपी टुडे में एक लेख प्रकाशित हुआ था जिसमें कहा गया था कि गोडसे तो ब्रिटिश साम्राज्यवादियों के हाथों का खिलौना था।
कोई भी समझदार व्यक्ति राष्ट्रीय पार्टी की बात तो बहुत दूर है, गोडसे द्वारा किए गए जघन्य अपराध को स्वीकार नहीं कर सकता। चुन्नीलाल वैद्य आगे लिखते हैं अपने किताब में कि मुझे यह भी कहना होगा कि अभी तक जो धूल जम गई है इसको साफ करने के लिए भी बहुत कुछ करना होगा। मुझे खेद है, धूल साफ करने के इस काम में आरएसएस के खिलाफ कुछ आरोप लगेंगे और वह तब भी लगेंगे जब आरएसएस ने सार्वजनिक रूप से गांधी हत्या के अपराधी नाथूराम गोडसे को नकार दिया था। चुन्नीलाल वैद्य बताते हैं कि 1934 में जब महात्मा गांधी पूना नगर पालिका द्वारा उनके सम्मान में आयोजित स्वागत समारोह में भाग लेने जा रहे थे तो उन पर एक बम फेंका गया था। बम गांधी जी के आगे चल रही कार से टकराया और महात्मा गांधी बच गए। पुणे नगर पालिका के मुख्य नगर पालिका अधिकारी, कुछ पुलिस कांस्टेबल और 4 और सामान्य लोग उस समय घायल हुए थे। 1934 में तो विभाजन या 55 करोड़ की कोई समस्या नहीं थी, फिर भी वह कायरतापूर्ण हमला हुआ था। विभाजन और 55 करोड़ के लिए गांधी उत्तरदायी नहीं है, लेकिन 1934 में जो हमला हुआ तब तो विभाजन भी नहीं हुआ था, 55 करोड़ की बात भी नहीं थी। फिर वो हमला क्यों हुआ था? और वो हमला गोडसेवादी सोच के लोगों ने ही किया था। 1944 में पंचगनी में महात्मा गांधी का जीवन लगभग समाप्त हो गया था। हाथ में खंजर लिए एक व्यक्ति उनकी ओर दौड़ा। पूना सूरत इलाज के मालिक मणिशंकर पुरोहित के अनुसार हमलावर कोई और नहीं, नाथूराम गोडसे ही था। इस बात के तो लिखित प्रमाण मौजूद हैं कि महाबलेश्वर के पूर्व विधायक और सतारा जिले के सेंट्रल बैंक के प्रमुख बीडी भिसारे गुरुजी ने गोडसे से खंजर छीन लिया था। गांधी जी ने गोडसे पर आरोप लगाने के बजाय, गोडसे को तो जेल होती, लेकिन गांधी जी ने गोडसे को बुलवाया बात करने के लिए, लेकिन गोडसे नहीं आया। किसी विचार का जवाब तो विचार से ही दिया जा सकता है। सबको इस बात पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। गांधी जी हमेशा सबके लिए सुलभ थे, लेकिन गोडसे उनसे एक बार भी नहीं मिला। विचारों के आदान प्रदान के लिए बिल्कुल नहीं मिला। 1944 में भी जो गोडसे मुद्दा बताता है, झूठा मुद्दा बताता है, 55 करोड़ बंटवारा, वे सब तो नहीं थे। फिर गांधी की जान लेने की कोशिश क्यों की गई? तीसरा प्रयास, सितंबर 1944 में गांधी जी वर्धा से मुंबई आकर मोहम्मद अली जिन्ना से मिलने वाले थे। मोहम्मद अली को विभाजन के लिए न काम करने के लिए गांधी जी लगातार तैयार करने में लगे थे, लेकिन पूना से एक समूह गांधी जी पर हमला करने और कार्यक्रम में बाधा डालने के लिए वर्धा गया। गांधी जी को इस बारे में पता लगा। गांधी जी ने जिद की कि वे प्रदर्शनकारियों के साथ चलेंगे और जब तक प्रदर्शनकारी नहीं कहेंगे तब तक वे गाड़ी में ही नहीं बैठेंगे। लेकिन गांधी जी के जाने के पहले पुलिस ने उस समूह को पकड़ लिया। उनमें से एक जीएल थट्टे के पास खंजर पाया गया। जीएल थट्टे ने पुलिस को बताया कि मेरा इरादा तो सिर्फ उस गाड़ी के टायर को फाड़ने का था जिससे गांधी जी यात्रा करने वाले थे, लेकिन जो लोग हत्या का प्रयास कर चुके हैं और जिन्होंने आगे हत्या की, उनका इरादा सिर्फ टायर फाड़ने का है, इस पर कितना विश्वास किया जा सकता है? सुबह सुबह महात्मा गांधी के निजी सचिव प्यारेलाल जी को डीसीपी का फ़ोन आया। प्रदर्शनकारियों के हाथों किसी भी संभावित अप्रिय घटना के प्रति डीसीपी ने आगाह किया। तब भी गांधी जी पर विभाजन का समर्थन करने या 55 करोड़ रुपए देने का कोई आरोप नहीं था। चौथा हमला जून 1946 में हुआ। गांधी जी पूना जा रहे थे। उस अंधेरी रात में नेरल और करजत के बीच रेल की पटरी पर बड़े बड़े पत्थर रख के पूरी ट्रेन को पटरी से उतारने की साजिश रची गई। इंजन चालक की सतर्कता और कुशलता के कारण यह हादसा टल गया। हालांकि रेल का इंजन क्षतिग्रस्त हो गया। तब भी विभाजन की योजना नहीं थी, तब भी 55 करोड़ की बात नहीं थी। फिर गांधी जी की हत्या की साजिश क्यों? बाद में एक प्रार्थना सभा में इस घटना का जिक्र करते हुए गांधी जी ने कहा था, अब तक मेरी जान पर 7 बार हमला हुआ है और मैं बच गया, लेकिन मेरा अंत इस तरह से नहीं होगा। मुझे उम्मीद है कि मैं 125 साल तक जीवित रहूँगा। नाथूराम गोडसे ने पलटवार करते हुए समाचार पत्र
अग्रणी जिसका वो संपादन करता था उसमें लिखा था, कोई जीने देगा तब ना। 20 जनवरी 1948 को एक और कट्टरपंथी मदन लाल पाहवा ने प्रार्थना सभा में गांधी जी पर बम फेंका था। बम चूक गया। गांधी जी ने बिना विचलित हुए अपनी प्रार्थना जारी रखी। वो संत बहुत निडर था। इसके 10 दिन बाद 30 जनवरी को गोडसे ने प्रार्थना स्थल पर गांधी की हत्या कर दी। 12 जनवरी के बाद ही 55 करोड़ की मांग पाकिस्तान ने की थी, उसके पहले तो नहीं था। लेकिन गोडसेवादी विचारधारा द्वारा, इन कट्टरपंथियों द्वारा गांधी को खत्म करने के प्रयास लंबे समय से चल रहे थे। वे तो बस एक मौके की तलाश में थे। हत्या के लिए बहाना बनाना तो बहुत आसान है। गांधी की हत्या के लिए गोडसे ने बहाने ढूंढने या गढ़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। गांधी जी पर 40 वर्षों से देश के अपमान का आरोप लगाते हैं गोडसे। 40 वर्षों से गांधी जी क्या कर रहे थे? दरअसल गांधी जी जब वापस भारत आए थे तब उन्होंने देश में व्याप्त जात पात छुआछूत के खिलाफ एक अभियान चलाया और यही गोडसेवादी ताकतों को बर्दाश्त नहीं था। और आज भी कांग्रेस का विरोध इन ताकतों द्वारा इसीलिए किया जाता है। धन्यवाद साथियों। आज हमने चुन्नीलाल वैद्य गांधीवादी विचारक के द्वारा लिखी गई किताब गांधी असैसिनेशन फैक्ट्स एंड फॉल्सहुड पर आपसे बात की। आशा करता हूँ आगे ये क्रम और चलता रहेगा। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों।